नमस्कार। आज आप सभी का स्वागत हमारे जो 51 टॉपिक बेसिक वास्तु में। सबसे पहले हमारे व्यवसाय के क्षेत्र में एक अनुशासन की आवश्यकता होती है। कोई भी पुरुष अथवा महिला अपने जीवन में अनुशासन के बिना सफलता प्राप्त नहीं करता, और अनुशासन कोई छोटी चीज भी नहीं है और इसे करना कठिन है, और यह व्यवहारिकता से बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जीवन को अनुशासित बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों के पालन की आवश्यकता जरूरी है, और सिद्धांतों की व्याख्या इनसे संबंधित विषय में विद्वान द्वारा की गई है। प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अनुशासन के द्वारा ही प्राप्त होती है। हर क्षेत्र में अपने अपने अलग अलग एक सिद्धांत है। तो इसी प्रकार हमारा वास्तुशास्त्र जो आंतरिक सजावट विषय जैसे कुछ भी जो सिद्धांत पर ही आधारित है। आपको अपनी योजना डिजाइन जो वास्तु को लागू करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इनके सिद्धांतों को एकदम आसानी से समझें और इनको जीवन में अप्लाई करें। वास्तु के अनुसार जो योजना का कार्य क्षेत्र है वो 8 दिशा में उनको विभाजित किया। यह सभी को जानकारी है कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। छोटा बच्चा भी कहेगा कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तो पूर्व और पश्चिम के अलावा 2 अन्य दिशाएं भी हैं, उत्तर और दक्षिण, जो घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। जहां पर 2 दिशाएं आपस में मिलती है उन कोनों को उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम कोना ये कहा जाता है। तो 4 कोनों का अत्यंत महत्व है, क्योंकि 2 मौलिक दिशाओं की ऊर्जा को जोड़ते हैं, और प्रत्येक दिशा में कुछ विशिष्ट अपने गुण होते हैं, क्योंकि इनके शासक कोई देवता होते हैं, और जीवन की कुछ गतिविधि उनको उपयुक्त बनाता है। तो इनके गुण और हमारी विभिन्न दिशा में लागू करने से ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले आप उन महत्व दिशा को समझें और जांच करें। पश्चिम, सबसे पहले पश्चिम दिशा ब्लू रंग आपको दिखाई देता है, तो उनको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपकी नाम, प्रसिद्धि और आनंद, बच्चे ये सब देखेंगे, समझेंगे। उत्तर दिशा में आपका कैरियर है और हमारे जीवन का स्तोत्र जो उत्तर जोन से हमें यानी कि उत्तर दिशा से प्राप्त होता है। पूर्व दिशा, पूर्व दिशा क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी आशाएं जो हम रखते हैं। हम एक सपना देखें और उन सपनों को साकार करना, ये हमारी पूर्व दिशा है। स्वास्थ्य, उनको भी हम पूर्व दिशा से समझते हैं, और पूर्व दिशा ही हमें स्वास्थ्य से देखना चाहिए। धर्म क्या है वो भी, क्योंकि रघुकुल वंश जैसे कहते सूर्यवंशी है ना, तो सूर्योदय होता है, तो यहाँ से हमारा धर्म भी देखा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते दक्षिण की ओर। तो दक्षिण में क्या है? धन का स्तोत्र यानी कि पैसा, सौभाग्य, आशीर्वाद, सुख, ये सब कुछ हम दक्षिण से देखते हैं। उत्तर पश्चिम, अब देखिए उत्तर पश्चिम कोने को आप देखते हैं तो उत्तर पश्चिम का कोण बनता है वायव्य, है ना। यहाँ पर आप देखिए बहुत आसानी से मैं चार्ट बनाकर आप लोगों को दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ। बहुत ही ये बेज है। जिन लोगों ने अपना ये बेज को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, मानो जिंदगी में वास्तु उनके जीवन में आ गए।
तो वास्तु से बहुत कुछ आप कर सके, अपनी दुनिया को चेंजेस ला सकते हो। और जैसे आप उन दिशाओं को अच्छे से एक्सप्लेन करके ठीक करते हैं ना, उन देवता को एक्टिव करते हो, उन जोन को अच्छे से रखते हैं, तो आपका भाग्य आपके द्वार पर खड़ा होता है। तो उत्तर पश्चिम यानी कि वायव्य दिशा में क्या होता है, यहाँ पर आपके मित्रता, व्यवसाय, व्यापार, जो उत्तरदायित्व, जो आप किसी को अपना कार्य देते हो, वायव्य कोण है। और नेतृत्व और शत्रुता भी यहीं पर वायव्य कोण से ही आपको मिलती है, क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे भी कोई दुश्मन बनेंगे। तो ये हर व्यापार में यही चीज होती है, और यही देखा भी जाता है कि जो इंसान आगे बढ़ता है उनके पीछे में गिराने वाले दुश्मन, शत्रु होते हैं। उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण, जहां पर पीला रंग है वहां पर आप ध्यान से समझिए, यह उत्तर पूर्व के बीच का कोना है, इसे ईशान कोण कहा जाता है। तो ईशान यानी कि उत्तर पूर्व, ज्ञान, आध्यात्मिक भक्ति, स्वास्थ्य, धन और समृद्धि यहाँ पर ईशान से देखते हैं। उसके बाद दक्षिण पूर्व देखिए, पूर्व और दक्षिण के बीच में है आपका आग्नेय, यानी कि वो है हमारा दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर स्वास्थ्य, धन का स्रोत यानी कि पैसा कितना आएगा, वो चीज यहाँ से हम देखते हैं। दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य, देखिए रेड कलर का दक्षिण है, ब्लू कलर का पश्चिम है, और बीच के कोनों में आप देखेंगे जो एरो जा रहा है वो नैऋत्य है। तो नैऋत्य कोण होता है। तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम दो, इन जोन से हम क्या देखते हैं, हमारे संबंध है ना, पारिवारिक संबंध कितना है, तो उन संबंध हमारा कितना बचा हुआ है। कहीं पर लोगों का आना जाना नहीं है तो वहां पर उनके संबंध खत्म है, तो मतलब यहाँ पर नैऋत्य जोन उनका बिगड़ा हुआ है। आसान है, बहुत इतनी जटिल भी नहीं, वास्तु जितना सरल कुछ नहीं। और वास्तु को जिन्होंने समझ लिया उनको जिंदगी में वास्तु से पूरी कुंडली भी अच्छी कर लेते हैं। तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पर संबंध, विवाह, शादी, जो शादी में भी समस्या बनती है तो वहां पर आप देख लो नैऋत्य को, कहीं ना कुछ आपको एंटी एलिमेंट है, वो सब आगे क्लियर हो जाएगा। ये तो हमारा पहला पार्ट है। पहले पार्ट को आप आसानी से समझे, बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा और आप आसानी से सीखोगे। परिवार, व्यवहार, अपनी आयु और मृत्यु, ये नैऋत्य कोण से देखते हैं। केंद्र, जो रेड, ब्लू, हरा, व्हाइट, इन चार कोनों का मध्य में जो पॉइंट है वो केंद्र है, यानी कि ब्रह्मस्थान। यहाँ पर निवासियों का चतुर्दिक विकास होता है, तो यहीं से हमारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और उस ऊर्जा उत्पन्न होते ही हम ये चारों ओर बढ़ते हैं और हर दिशा में अपने अपने समय के अनुसार आगे बढ़ते हुए, अपना अनुभव लेते हुए जीवन में बढ़ते हैं। तो ये हमारी 8 दिशाएं तो वास्तु के किसी तत्व से संबंधित जरूर है। तो वास्तु के सभी तत्व मानव कला, जिसे आंतरिक सजावट कहते हैं। तो 5 तत्व की रेखाएं, आकाश, रंग, बनावट और ये विषय वास्तु से संबंधित होते हैं। वास्तु के तत्वों को संबंध दिशाओं से ही होता है, तो जिनका अनुसरण इंटीरियर डिजाइनर, जो इंटीरियर डिजाइन को मकान में पूर्ण सौहार्द और तारतम्य का संतुलन बनाने के लिए करना चाहिए। सबसे पहले बात करता हूं मैं उत्तर की। उत्तर, मकान की उत्तर दिशा यह जल तत्व से संबंधित है। मकान की उत्तर दिशा में जल रंग, आकार, डिजाइन, संकेत और वस्तु होने चाहिए। जल तत्व का रंग आसमानी और काला है, किंतु परिवार में अधिक भावुकता रोकने के लिए आवश्यक है कि इस क्षेत्र में हरा अथवा अंतरिक्ष पहलू को जोड़ा जाए। और इनके अतिरिक्त सहयोग प्रदान करने के लिए यहाँ पर स्वर्ण, चांदी अथवा सफेद रंग, जो वायु तत्व को प्रदर्शित करते हैं, इन्हें जल तत्व की सहायता के लिए जोड़ना चाहिए। उत्तर क्षेत्र में हर जगह जल का प्रतीक ही प्रभावपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि सहायक रंग ऊर्जा के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, जो कि जीवन और कैरियर के बीच विभिन्न पहलुओं के बीच तारतम्य बनाने और उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक है। बात करता हूं उत्तर के सामने का जोन दक्षिण, यानी कि दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा ये हमारे अग्नि तत्व से संबंधित है, इसलिए इस दिशा को लाल और नारंगी रंगों से जोड़ा जाता है। और यहाँ पर मैंने आपके लिए लाल रंग दिखाया है। तो दक्षिण दिशा में संतुलित मात्रा में लाल
और नारंगी रंग के प्रयोग से धन, भाग्य और सुख के स्तोत्र उत्तेजित होते हैं, किंतु अग्नि रंगों का पृथ्वी तत्व के भूरे और पीले रंग से सहायता मिलनी चाहिए। लाल और नारंगी रंग की अधिक शक्ति वातावरण को आक्रामक बना देगा। तो स्थायी तत्व के लिए सहायक तत्व के संतुलन की आवश्यकता है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब ब्लू रंग जो है हमारा पश्चिम दिशा, उन पर देखते हैं कि यहाँ पर पश्चिम और उत्तर पश्चिम। तो जहाँ पर वायव्य है वो है हमारा उत्तर पश्चिम। तो इस दिशा का संबंध वायु तत्व से है। इन दिशा के लिए रंग है चांदी, सफेद, स्वर्ण। और बच्चों, व्यवसाय, मित्रता, नेतृत्व, प्रसिद्धि, इनमें वृद्धि और स्थायी तत्व के लिए वायु तत्व को पृथ्वी तत्व के पीले और भूरे रंग का सहयोग मिलना आवश्यक है। वायु तत्व की अधिक प्रधानता को संतुलित करने के लिए जल तत्व के आसमानी रंग का सहयोग लिया जा सकता है। पूर्व और दक्षिण पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच का जो है दक्षिण पूर्व यानी कि आग्नेय, ये अग्निकोण। तो इनका सहयोगी रंग हरा है। हरा रंग उन्नति और विकास में सहायता और महत्वाकांक्षा, इन सपने को पूरा करने में मदद करता है। यहाँ पर हमें भौतिक धन की प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। यदि यहाँ पर जल तत्व के रंग काले और आसमानी का सहयोग लिया जाए तो पूर्वाभास की क्षमता में वृद्धि होगी और दूसरे सभी तत्वों का उपयोग संतुलन बनाने के लिए थोड़ी मात्रा में करना चाहिए। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, तो ये दो दिशाएं पृथ्वी तत्व से संबंधित है। इनके लिए उपयुक्त रंग भूरा और पीला है। परिवार सदस्य के बीच जो अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व में पृथ्वी तत्व के रंगों का उपयोग करना चाहिए, किंतु इनका अधिक प्रयोग करने से अकेलेपन और शांति का एहसास होगा। परिवार के सदस्यों के बीच उत्साह पैदा करने के लिए यहाँ पर अग्नि रंग का सहयोग आवश्यक है और ये आपको आसानी से एक जादू जैसा काम करेगा। जैसे लगेगा एक जादू हुआ, मैजिक है ना, ये फील आप करोगे और ये आपको दिखाएगा भी। तो ये होता है हमारी वास्तु की एक ताकत। बात करता हूँ केंद्र, जो मकान का मध्य भाग होता है, शॉप हो, व्यवसाय हो, कुछ भी हो, उनका सेंटर एक बनता है। तो ये मध्य भाग हमारे निवासी और घर के सदस्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं ब्रह्म स्थान, केंद्र, जो ऊर्जा का स्रोत होता है। इनका संबंध हमारे पृथ्वी तत्व से है और यहाँ के रंग भूरा और पीला है। और केंद्र की ऊर्जा शारीरिक और संवेदन आध्यात्मिक स्वास्थ्य को उत्तेजित करता है। केंद्र किसी भी भवन का हृदय होता है। केंद्र की व्यवस्था चतुराई से की जाए तो यहाँ पर घर के सदस्य का जीवन राजशाही बना देता है। केंद्र हमेशा साफ सुथरा और किसी भी भारी वजन से मुक्त होना चाहिए। ऊर्जा का जो प्रवाह 8 दिशा की ओर होता बना रहे, तो सभी 8 दिशाएं समान और उचित महत्व रखती है वास्तु में। और यहाँ पर किसी भी दिशा ना तो किसी की अवहेलना करनी चाहिए और ना ही जैसे कहते हैं किसी को अधिक महत्व देना चाहिए। तो मनुष्य को यहाँ पर अपने जीवन में अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। कोई भी वास्तु एक्सपर्ट अथवा इंटीरियर डिजाइनर अपने सिद्धांत का कुछ पालन करते हैं और ये इन सिद्धांत की अवहेलना करते हैं और इनके काम में आकर्षण, कल्पनाशीलता, पूर्णता अभाव बना रहता है। एक इंटीरियर डिजाइनर एक तकनीक पहलू को अपनी सृजनशीलता में महत्व देना चाहिए। इस प्रकार जब इंटीरियर डिजाइनर अपनी कल्पनाशीलता और अन्वेषण को तकनीक और विज्ञान के व्यवहारिक पहलू को साथ मिलाता है तो उनकी क्षमता और उनके कार्य को अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। हमें यहाँ पर समझना और महसूस करना चाहिए कि कला और तकनीक अकेले नहीं चल सकते,
और छिद्र वास्तु के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है और जिनके अपने सिद्धांत और दर्शन है। एक इंटीरियर डिजाइनर कुछ सिद्धांत का पालन करने से अच्छे डिजाइन विकसित हो सकता है जो मनुष्य के लिए उपयोगी और कल्याणकारी हो। तो यहाँ पर छोटे से शब्द में मैं एक सिद्धांत की बात करता हूँ। हर डिजाइन का एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। तो केंद्र बिंदु अथवा जो क्षेत्र है जहाँ पर देखते ही हमारी आंखें रुक जाती है। कई बार आप अपने जीवन में याद कर लो उस पल को जो आपने देखा और आपको लगा कि ना कितना अच्छा है, और उस चीज़ को चाहे वस्तु हो, सामग्री हो या भवन हो, कुछ भी हो, तो यह प्रकृति का कोई भी दृश्य हो, आप उनको देखते रहते हो तो यहाँ पर आपकी आंखें रुक जाती है। तो ये एक लक्ष्य का केंद्र है। तो इंटीरियर डिजाइनर जो क्षेत्र को डिजाइन करना प्रारंभ करता है तो सर्वप्रथम आकर्षण के बिंदु जो सकारात्मक को उभारने के लिए एक दृष्टिगत रखना चाहिए। जो अपने भवन का एक नक्शा बनाते तो यहाँ पर हम इंटीरियर डिजाइन को बताते कि भाई ऐसा बनाओ कि जहाँ पर जो लोग कहीं पर से भी निकले तो हमारे भवन को यानी कि उस बंगलों को, अपार्टमेंट को देखता रह जाए कि नहीं बनाने वाले ने बनाया है। तो यहाँ पर एक हमारे लक्ष्य का केंद्र है। तो यहाँ पर किसी कमरे अथवा क्षेत्र में लक्ष्य का केंद्र प्रकाश व्यवस्था, दीवार, कुर्सी, ये सब कुछ हो सकती है। तो लक्ष्य का केंद्र उपस्थित करके और उसमें अपने रंग अथवा जटिल डिजाइन और आकृति से भी की जा सकता है। तो जब भी इंटीरियर डिजाइनर जो क्षेत्र के लिए केंद्र बिंदु निर्मित करता है तो उसे लक्ष्य का केंद्र वास्तु सिद्धांतों के अनुसार उत्पन्न करना चाहिए। यदि कहीं पर वास्तु के अनुसार नहीं बनाए तो गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पर हम केंद्र बिंदु के समक्ष व्यवहार में लाना चाहिए जो चित्र हो, लेकिन चित्र ऐसा हो जिनका कुछ अर्थ हो, और अर्थ नहीं है तो केंद्र बिंदु जो होता है उनके व्यवहार में उनके समक्ष उनको लाना चाहिए। तो इंटीरियर डिजाइनर अपनी छोटी परिचर्चा में ध्यान देने के क्षेत्र की चर्चा करनी चाहिए और अपने ग्राहक यानी कि कस्टमर को लक्ष्य प्राप्ति और महत्वाकांक्षा ये दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए। मान लीजिए कोई ऑफिस या कोई व्यवसाय का स्थल या किसी जल स्रोत अथवा झरने को केंद्र बिंदु बनाया जा सकता है। जल तत्व धन के सर्जन में सहायक होगा और सौभाग्य को आकर्षित करेगा। जहां पर जल तत्व का उपयोग किया जाए ये दिशा वास्तु सम्मत होनी चाहिए, अन्यथा जल तत्व के उपयोग से तनाव पैदा होगा और इनसे उत्साह और ऊर्जा में कमी आएगी। तो जल स्रोत स्थिर नहीं होना चाहिए, यह हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। वास्तु जो हमारे दृश्य, तस्वीर और प्रतीक के चिन्हों की सलाह देते हैं जो हमारे सुख प्रभाव उत्पन्न करते हैं। वैसे चित्र जिसमें रोती महिलाएं हो, गरीबी का प्रदर्शन, घने हुए बादल, गिद्ध हो, लोमड़ी हो, इनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। प्रकाश की व्यवस्था नहीं है तो अधिक मध्यम और ना ही काफी तेज होना चाहिए। अब संतुलन, तो संतुलन कैसे? तो एक संतुलन इंटीरियर डिजाइनिंग का दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बैलेंस सभी के लिए होना चाहिए जिसमें डिजाइन और योजना के हर हिस्से पर समान जोर देने की बात ना कही गई हो। डिजाइन में संतुलन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष इन रूप से स्थापित किया जा सकता है। तो प्रत्यक्ष संतुलन किसी तस्वीर का दर्पण प्रतिबिंब उत्पन्न करके किया जा सकता है, जबकि अप्रत्यक्ष संतुलन किसी एक पहलू को अधिक नहीं उभारा जाता। तो कोई एक क्षेत्र में वस्तु को लगाने से संतुलन के सिद्धांत को उत्पन्न शोभ होगा। तो सबसे पहले दिशा, तत्व, सहायक, विजित
नष्ट करता और शक्तिहीन करता। ध्यान से समझिए इस बात को। पूर्व और दक्षिण पूर्व आकाश तत्व, इनके सहायक होते हैं जल, और वर्जित होते हैं पृथ्वी, और नष्ट करता वायु, और शक्तिहीन करता अग्नि। दक्षिण में अग्नि तत्व है, तो इनका सहायक तत्व होगा आकाश, वर्जित है वायु, नष्ट करेगा जल, और शक्तिहीन करेगा पृथ्वी। दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व ये पृथ्वी तत्व है, तो यहाँ पर सहायक होंगे इनके अग्नि, जल विजित होंगे, नष्ट करता आकाश होगा, और शक्तिहीन करता वायु होगा। पूर्व और उत्तर पूर्व ये वायु तत्व है, तो यहाँ पर सहायक होंगे इनके पृथ्वी, और विजित होंगे आकाश, नष्ट करता होगा अग्नि, और शक्तिहीन करता होगा जल। उत्तर दिशा ये हमारी जल तत्व है, सहायक इनके होगा वायु, विजित अग्नि, नष्ट करता पृथ्वी, और शक्तिहीन करता आकाश। तो 5 एलिमेंट थ्योरी यानी कि पंच तत्व, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। तो वास्तु में इनको जिसने समझ लिया मतलब बहुत ही बड़ा वो वास्तुकार एक्सपर्ट बन सकता है। और मैं आपको बड़ी आसानी से यहाँ पर आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा। ये मेरी बेसिक क्लास है जो आप आसानी से समझेंगे। 51 टॉपिक में व्यवसाय और भवन को लेकर भी मैं कुछ टॉपिक करूँगा। बहुत आपको आसानी से सरल शब्दों में समझाऊंगा और आसानी से आपको क्लियर भी हो जाएगा। कोई बिंदु ऐसा नहीं कि जहाँ पर मैं आपको छोड़ दूंगा। बात करता हूँ वैषम्य, जो एक इंटीरियर डिजाइनर का महत्वपूर्ण पहलू है कि क्योंकि दो अलग अलग तरह की चीज़ें ये रहने से उनके बीच तुलना का भाव उपस्थित होता है और वह लोगों को ध्यान आकर्षित करता है। तो यहाँ पर आकृति, रंग, बनावट और विषय वस्तु से उत्पन्न किया जा सकता है। चित्र, तस्वीर, वस्तु और योजना अभिरुचिपूर्ण और उत्तेजक प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर उपस्थित करने का सबसे आसान तरीका है रंग और आकार का प्रयोग, और अधिक विषम रंग का प्रयोग डिजाइन में भ्रम उत्पन्न करता है। तो डिजाइन में विषमता का प्रयोग भी संतुलित मात्रा में करना चाहिए। अग्नि, लाल और नारंगी रंग, तो ये रंग हमारे ग्रीष्म ऋतु को निर्देशित करते हैं, अग्नि और उष्मा को प्रतिबिंबित करते हैं। अग्नि रंग का उपयोग सकारात्मक रूप से किया जाता है, तो ये प्रकाश, गर्मजोशी और खुशी उत्पन्न करते हैं। ज्वालामुखी की भांति विस्फोट कर सकते हैं और अधिक तीव्रता से सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। तो इनका उपयोग सकारात्मक रूप से किया जाता है, तो सम्मान और शाबगोई प्रदान करता है, किंतु नकारात्मक रूप में युद्ध और आक्रामकता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अभी हमारी गर्मी स्टार्ट हुई है और आने वाले दिनों में ये अग्नि, जब फायर है ना, आग तेज होगी, जैसे सूर्य तपेगा तो हमारे ये ग्रीष्म ऋतु है वो अधिक गर्मी उत्पन्न करती है, तो हम बाहर नहीं रह सकते क्योंकि चमड़ी जलने लगती है, हमें भी लू लगने लगती है और इनसे बीमारियां भी उत्पन्न होती है। तो यही चीज़ होती है एक अग्नि की। कोई अग्नि हमें क्या दे सकता है? तो ज्योतिष के अनुसार यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का कोई न कोई तत्व होता है। जो लोग अग्नि तत्व के होते हैं उनमें नेतृत्व के जन्मजात गुण होते हैं और वे हमेशा कदम उठाने के लिए जाने जाते हैं और लोगों को अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। और यह जातक अपने नियम खुद बनाते हैं और अंजाम की परवाह बिल्कुल नहीं करते। जो लोग इनके नियम पर नहीं चलते उन्हें ये बाध्य करते हैं और दूसरों की भावना की कदर भी नहीं करते। अग्नि तत्व वाले लोग नई नई चीज करने वाले होते हैं और इनमें सख्त व्यंग करने की प्रवृत्ति भी होती है और हर काम के लिए ये काफ़ी बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष और वास्तु ये दो पहलू है। जैसे 4 व्हील हो या दो आप पहिया ले लीजिए, यानी कि होंडा बाइक कुछ भी ले लो, 2 चक्के होते, जब एक चलता है तो पीछे वाला चलता है। तो जैसे एक चलेगा तो पीछे वाले को जैसे आप चलाओगे
तो आसानी के आपका सार क्लियर हो जाता है। बात करता हूँ पृथ्वी, तो यहाँ पर भूरा और पीला रंग, ये रंग जीवन, पोषण और विकास का संकेत करते हैं, जहाँ से सभी सजीव की उत्पन्न होती है और जिनमें सभी विलीन हो जाते हैं। ये रंग सहनशीलता, बुद्धिमत्ता और माँ की तरह से प्रेम प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों रंग काफ़ी सहायक है, दूसरे तत्व के साथ घुल मिल जाते हैं, और इनका नकारात्मक पहलू यह है कि दूसरे तत्व के साथ मिलकर कुछ समस्या में घबराहट प्रदर्शित करते हैं। तो हमारे ज्योतिष के अनुसार पृथ्वी तत्व वाले लोग बड़े सहनशील, सहायक और विश्वासी होते हैं। पृथ्वी तत्व वाले लोग बड़े ही व्यवहारिक और जमीन से जुड़े हुए होते हैं, और ये विपत्ति के समय शक्ति स्तंभ होते हैं, और इनकी काफ़ी धैर्यवान, निर्भर करने और योग्य और विश्वासी होते हैं। इस तत्व वाले लोग कई बार अवसादग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि समस्या समाधान में ये काफ़ी समय व्यतीत करते हैं। बात करता हूँ वायु तत्व की, सफ़ेद, सिल्वर और गोल्ड रंग। ये रंग हमारे शिशिर ऋतु के साथ जुड़े हुए हैं। ये तीनों रंग शक्ति और स्थायित्व को प्रतिबिंबित करते हैं। इन रंगों में अवशोष करने की क्षमता होती है। ये सभी बलों के खिलाफ शक्तिशाली बने रहते हैं। ये रंग बुद्धिमानी, न्याय और शुद्धता को प्रदर्शित करते हैं। इन रंगों का नकारात्मक पहलू यह है कि ये उदासी, ठंडापन प्रदर्शित करते हैं और ये बर्बादी फैला सकते हैं। वायु तभी तक सुखद एहसास देता है, ये पोषक है, जब तक ये शांत, स्थिर और मृदु है, किंतु जब ये तेज हो जाता है और आंधी का रूप धारण कर लेता है और ये तबाही और बर्बादी फैलाता है। जैसे हमारी ये गर्मी की ऋतु जाएगी, बारिश का मौसम होगा, बादल बनेंगे और बादल बनते ही साथ आंधी कहराती है, और कई बार हम न्यूज़ में और अपने जीवन में एक बार जरूर इनका अनुभव किया होता है कि जब ये वायु होती है, आंधी लाती है, तो हमारा विनाश करती है। और जब ये वायु सारी की सारी चीज़ को हिलाने की एक अपनी क्षमता रखता है, तो यहाँ पर इनका अधिक भी नहीं, क्योंकि ये बर्बादी फैला देता है। तो हमें इतनी भी ज़्यादा वायु नहीं चाहिए। वायु क्या है? हमारे प्राण, हमारी सांसें, जो हवा होती है उसी से हमारी सांसें चलती है। यहाँ पर बात में बताते जा रहा हूँ कि जो सांसें हम लेते हैं वो हवा से है। अगर कम हो गई तो हमारी क्या होगी? ऑक्सीजन कमी होने के कारण हम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे कोरोना में हम लोगों को ज़रूरत पड़ी थी, और इनका एहसास हुआ था कि एक वायु के लिए क्या करना पड़ता है। तो जिन लोगों का वायु तत्व होता है वो लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, किंतु अपनी महत्वाकांक्षी पूरी करने के लिए काफ़ी दृढ़ हो जाते हैं, और ये काफ़ी अच्छे, स्वतंत्र और प्रेमी होते हैं। ये सख्त होते हैं और अपनी क्षमता पर ही निर्भर करते हैं। तो ये इनमें एक इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। ये काफ़ी मजबूत, कर्तव्यनिष्ठ और पूर्वाभास की क्षमता से ऐसे जातक युक्त होते हैं। बात करता हूँ वाटर एलिमेंट यानी कि जल तत्व की, उत्तर यानी कि आसमानी और काला। ये रंग शीत ऋतु का घोतक है, कला और सौंदर्य को प्रतिबिंबित करते हुए ये शांति और कई बार तो असीम शांति प्रदर्शित करते हैं। यदि समझ होती है तो सहायक और पोषक है। तो ये रंग भावनात्मक साहस के साथ साथ दया भाव का संकेतक है। जो लोग जल तत्व के होते हैं ये अच्छे संवादक होते हैं, और ये दूसरों को सहायता करने वाले होते हैं। ये हमेशा सहायता का साथ बढ़ाते हैं। जल तत्व वाले लोग लचीले होते हैं और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। कुल मिलाकर ये लोग कलात्मक, सामाजिक और दयावान होते हैं। इस तत्व का नकारात्मक बिंदु ये है कि ये लोग संकी दिमाग और अधिक भावुक होते हैं और तुरंत अपने विचार ऐसे जातक बदल भी लेते हैं। कहीं ना कहीं आपका भी जो तत्व है जरूर मुझे कमेंट करना। देखिए आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत अच्छी दिलचस्पी आने लगेगी, बड़ा मजा आने लगेगा, है ना। मज़ेदार है, बहुत ही वास्तु आसान है। अब बात करते हैं आकाश रंग की।
तो हरा रंग, ये रंग हमारे वसंत ऋतु को निर्देश करता है। ये रंग प्रत्यक्ष रूप से वनस्पति जीवन से जुड़ा हुआ है और ये रंग कई बार कमजोरी तो कई बार दृढ़ता को प्रदर्शित करता है। ये रंग प्रजनन और उत्पत्ति में विश्वास रखता है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज बताने जाता हूँ कि हरा रंग का है ना, तो जब मट्टी के अंदर एक पौधा निकलता है तो हरा रंग का होता है। तो यहाँ पर हमारी उत्पत्ति हुई ना, तो यहाँ पर हरे रंग की अपने आप उत्पत्ति हुई है। तो ये विश्वास रखता है कि अब मैं निकला हूँ तो बड़ा पेड़ होगा और बड़ा पेड़ होता है तो उसमें से फल भी प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर उत्पत्ति कहा गया है। इस रंग में ऊर्जा को शक्ति प्रदान करने की क्षमता है। इस रंग का अधिक प्रभाव अंधकार और खतरे को प्रतिबिंबित करता है। आकाश तत्व वाले लोग ऊर्जावान और जुझारू होते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ आदर्श होता है जो इन्हें लोकप्रिय बनाता है। ये किसी चीज को अच्छी तरह से परख लेते हैं, किंतु कई बार ये अपनी योजना से विमुख हो जाते हैं। ये तत्व कई बार अधीरता उत्पन्न करता है, जिनके कारण लोग अपने कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। और यहाँ पर हमने लोगों के तत्वों का एक समझाने का मैंने छोटा सा प्रयास किया ताकि हमारे तत्व के गुण और लक्षण को स्पष्टता से समझ सके। क्योंकि 5 एलिमेंट थ्योरी, पंच तत्व, तो हमारा शरीर भी पंच तत्व है, तो हमारा तत्व भी एक राशि से जुड़ा हुआ है। और आप अपने अनुभव में देखिए आप कौन से तत्व के हो, आपका जो एलिमेंट है, आपका वो तत्व है। यहाँ पर मुझे जरूर कमेंट करना, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा कि क्या आपका इस एलिमेंट उस तत्व से रिलेटेड है, तो आपके ये गुण क्या है, क्या मैंने बताया वो सही है कि गलत है। तो जो भी आपका होगा कमेंट, मैं इनका इंतजार करूंगा। तो यहाँ पर बात करते थे हम सिद्धांत की, जहाँ पर लोगों की आंखें रुक जाती है, ठहर जाती है। तो आंखों की किसी भी दिशा में गतिशीलता हो सकती है, इधर भी देख सकती है और उधर भी देख सकती है। लेकिन एक एक्सपर्ट डिजाइनर आंखों की गति को डिजाइन की गति के अनुसार नियंत्रित कर सकता है। एक कलाकार होता है ना, उसमें कारीगरी होती है। जैसे कई बार देखते हैं, मूवी देखते हो या जो भी चीज़ देखते हो, या कोई रोड पर तमाशा करता है तो उनको देखते हैं उनकी कलाकारी को कि यार क्या देखे, देखो तो सही, और उस कलाकारी को देखने के लिए आप रुक जाते हो। तो यहाँ पर एक एक्सपर्ट होता है, वो कलाकार होता है, तो वो एक नियंत्रित कर सकता है, उसमें वो ताकत है कि आपको रोक लगे और कुछ खास वस्तु को एक हिस्से में समूह में करे अथवा अन्य तरीके से वो कर सकता है। तो ये गतिशीलता किसी खास दिशा में रंगों के प्रयोग द्वारा भी संतुलित की जा सकती है। जितनी अधिक गतिशीलता होती है उतना ही अधिक प्रभावपूर्ण डिजाइन माना जाता है। एक डिजाइनर के करियर में वास्तु के दृष्टिकोण से गतिशीलता के महत्वपूर्ण है और ये हमारे चुंबकीय ऊर्जा इन गतिशीलता को और प्रवाह की आंतरिक सजावट में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर रहे थे सिद्धांत की, एक सकारात्मक और नकारात्मक, ये दोनों प्रकार के प्रभाव हमारे मन और शरीर पर पड़ता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना अच्छा कितना बुरा तो हमारे शरीर हमारे आसपास के वस्तु से हो रहा हो। तो ये प्रभाव देखा नहीं जा सकता किंतु अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि आप अपने अनुभव में जैसे मेरी वीडियो को देखोगे सुनोगे अच्छे से क्लियर होगा तो आप जरूर मुझे बोलोगे कि कहाँ पर आप उनको अनुभव कर सकते हो ना, अपने जीवन में ये बहुत काम देगा। इस बात को भी याद रख लीजिए। तो जहाँ कर कहीं भी आप कभी भी शांत भाव से उस ऊर्जा का जो चुंबकीय ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये हमें वातावरण में संतुलित और शांति महसूस करते हैं। और ये प्रवाह असंतुलित होता है तो हमें तनावग्रस्त हो जाते हैं, जैसे हमारा शरीर भारी महसूस होने लगता है। मान लीजिए कोई जगह पर आप गए हो और आपको लगा कितनी अच्छी शांत जगह है, मन कहता है कि रुक जाए और आप वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकते भी हो। और कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर गए आपके मन में उचाट हुआ, आपको गुस्सा आने लगा, दिमाग घूमने लगा, कहोगे यार पहले तो यहाँ से बाहर निकल, उसके बाद बात की बात है। तो इसी तरह से ये हमारे मन, ये आप उस समय महसूस करो, क्योंकि वास्तु वो चीज़ है
आपको महसूस करना है, अनुभव लाना है। ये थ्योरी ऐसी है, अपने जीवन में आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये आप अपने अनुभव के द्वारा 100% मानोगे। और ये प्रैक्टिकल थ्योरी है, ये नहीं कि आपको ज्योतिष की तरह है कि इनको लिख लिया समझ लिया, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल थ्योरी में नहीं होगे तब तक आपको क्लियर नहीं होता। तो एक हम यहाँ पर इंटीरियर डिजाइनर की बात करते थे, तो शांति के वातावरण का निर्माण ऊर्जा, जो ऊर्जा के प्रवाह को उचित दिशा में एक एक्सपर्ट देकर जा सकता है। तो ऊर्जा का निर्माण 5 तत्वों अर्थात आकाश, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल के सहयोग से होता है। तो आवश्यक है तत्व की ऊर्जा और संतुलित रूप में प्रवाहित हो, जिसमें हमारे शांति का वातावरण बना हो और शांति हमारे जीवन में कायम हो जाए। तो यहाँ पर वास्तु डिजाइनर ऊर्जा के इस प्रवाह को अपनी योजना के द्वारा अपने पक्ष में मोड़ सकता है। तो छोटा सा ये हमारा जीवन है, पंचतत्व की थ्योरी है और 5 एलिमेंट हमें यहाँ पर बहुत कुछ